नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में परराष्ट्र शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंध यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार संबंध बनाने की क्या नीतियाँ कैसे होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के संचालन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का विवेचन किया। अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन में शुक्र ने राजा से निश्चित दिशा निर्देशों का पालन करने तथा अंतर्राज्यीय नीति के लिए प्रस्तुत सामान्य सैद्धांतिक प्रारूप में से किसी विशिष्ट विकल्प का विवेक सम्मत चयन करने की अपेक्षा की है। आज पहला राज्यों का वर्गीकरण। शुक्र ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन की दृष्टि से राज्यों के वर्गीकरण के लिए कौटिल्य के समान मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, किंतु शुक्र नीति में शत्रु, मित्र व उदासीन राजाओं के उल्लेख से आभास होता है कि शुक्र भी कौटिल्य के समान अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों का वर्गीकरण करने का निर्देश देते हैं। शुक्र ने कहा है कि राज्य के चारों ओर दिशाओं में समीपवर्ती, उनके पार्श्ववर्ती, पुनः उसके पीछे स्थित जो अन्य राजा लोग हैं वे क्रमशः स्वाभाविक रूप से शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार निकटवर्ती, पीछे स्थित व उनके पीछे स्थित हीन बल वाले शत्रु भी इसी क्रम से शत्रु, उदासीनता, मित्र होते हैं। अर्थात किसी भी राज्य का पड़ोसी राज्य उसका शत्रु होता है और पड़ोसी राज्य का पड़ोसी राज्य उसका मित्र होता है। शुक्र के अनुसार मित्र और उदासीन राजाओं के भी चारों ओर दिशाओं में विभिन्न शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। अब परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक प्रारूप। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक प्रारूपों के दो तत्व, उपाय एवं षड्गुण नीति का उल्लेख किया गया। उपाय में शुक्र के अनुसार शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। शुक्र का कथन है कि जिस प्रकार से राजा द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र तथा शत्रु को अपना वशवर्ती बनाना चाहिए, क्योंकि उपाय से मनुष्य भूमि में रहकर स्वर्ग में पहुंच जाता है और वज्र को भी विदीर्ण कर देता है। शुक्र नीति में उपायों की प्रयुक्ति के व्यवहारिक स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में मित्र व शत्रु के प्रति राजा द्वारा उचित परिस्थिति एवं लाभ का विचार करते हुए विशिष्ट उपायों को अपनाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। शुक्र ने कहा है कि राजा जो मित्र, संबंधी, पुत्र, प्रजा और शत्रु इन सब के विषय में उक्त साम, दान, तप, दंड का युक्तिपूर्वक पृथक पृथक विचार करना चाहिए। तो उपाय में पहला है साम। शुक्र ने साम उपाय का उल्लेख मित्र व शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में किया है। शुक्र ने तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं है, ऐसा मित्र के लिए कहना साम वाक्य माना गया। तुम्हें और मुझे परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं रखना चाहिए, बल्कि सहायता ही करनी चाहिए। ऐसा कथन शुक्र के अनुसार शत्रु के लिए साम वाक्य है। दान। शुक्र ने दान नीति अथवा दान वाक्य का भी शत्रु एवं मित्र दोनों के लिए अलग अलग रूप में उल्लेख किया है। जीवन सहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी है, यह कथन मित्र के लिए दान वाक्य का उदाहरण है। प्रबल शत्रु को वश में थोड़ा सा कार्य या छोटा सा कोई ग्राम देकर या योग्यता अनुसार कुछ देकर संतुष्ट करना शुक्र ने शत्रु के लिए दान का उदाहरण माना। भेद। शुक्र ने शत्रु एवं मित्र के लिए भेद नीति भी भिन्न भिन्न रूप में निर्दिष्ट की है। मित्र के सामने अन्य मित्र के सुंदर गुणों की प्रशंसा करना। शुक्र ने मित्र के लिए भेद नीति का उदाहरण बताया है। शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बल वाले को प्रबल बना देना, इन सब को शुक्र ने शत्रु के प्रति भेद नीति अपनाना कहा है। दंड। शुक्र ने साम, दाम तथा भेद नीति के समान ही मित्र या शत्रु के साथ दंड उपाय की प्रयुक्ति का भी निर्देश दिया है।
तुम यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूंगा। यह कहना शुक्र के मत में मित्र के लिए दंड वाक्य है। डाकुओं से शत्रु को पीड़ा पहुंचाना, धन धान्य को क्षीण कर देना, दोष देखना, सेना था उग्र नीति से डराना, यदि युद्ध हो रहा है तो उस पर डटे रहने से त्रास पहुंचाना आदि शुक्र ने शत्रु के लिए दंड उपाय माने हैं। शुक्र नीति में उपायों को प्रयुक्त करने के वरीयता क्रम का भी निर्देश दिया है। शुक्र ने राजा से शत्रु के लिए सर्वप्रथम साम नीति का व्यवहार करने की अपेक्षा की है। इससे कार्य न होने पर दान नीति का प्रयोग उचित है। यदि इससे भी कार्य सिद्धि न हो तो शुक्र ने सभी प्रकार से भेद नीति अपनाने का निर्देश दिया और इसके भी विफल होने पर अंत में शत्रु के प्रति दंड नीति का प्रयोग करना उचित माना। अब षड्गुण नीति। षड्गुण नीति के अंतर्गत शुक्र ने संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैव्य भाव का उल्लेख किया है। संधि। शुक्र ने संधि के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस क्रिया द्वारा बलवान शत्रु निश्चितता मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। शुक्र नीति में राजा को प्रत्येक राजा से संधि करने का निर्देश नहीं दिया गया, अपितु संधि करने योग्य पक्षों या उपयुक्त अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि अत्यंत बलवान द्वारा है आक्रमण किए जाने पर कोई प्रतिकार का उपाय न होने से आपत्ति में पड़ा हुआ राजा अच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुआ उसे संधि कर ले। शुक्र ने राजा से पार्श्ववर्ती अनार्य राजा से भी संधि करने की अपेक्षा की है। उसका मत है कि शत्रु को जीतने के लिए मंत्रणा के द्वारा अपने पास के सामंतों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। शुक्र का मत है कि संधि तो अनार्य के साथ भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संधि न करने पर वह समय पाकर नुकसान पहुंचा सकता है। संधि करने के उपयुक्त अवसरों एवं लाभों का निर्देश करते हुए शुक्र ने कहा है कि जिस प्रकार से घने कांटों से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई काट या उखाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से मलेच्छों से भी संधि किए हुए राजा को भी कोई नहीं पराजित कर सकता। अतः शुक्र राजा को अपने पास के भले बुरे सभी प्रकार के राजाओं से मेल रखने का निर्देश देते हैं, जिससे कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर सके। विग्रह। विग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शुक्र ने कहा है कि जिस क्रिया द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए या अधीन बना जाए उसे विग्रह कहते हैं। लेकिन शुक्र ने विग्रह की घोषणा को राजा की निरंकुश इच्छा के अधीन नहीं माना, अपितु प्रतिपादित किया है कि राजा द्वारा विग्रह की घोषणा मंत्रियों के साथ भली भांति विचार विमर्श करने के उपरांत ही की जानी चाहिए। शुक्र की मान्यता है कि बुद्धिमान राजा को संधि से बंधे हुए शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस मत की पुष्टि में इंद्र वृत्तासुर का उदाहरण देते हुए शुक्र ने कहा है कि प्राचीन काल में द्रोह न करने की प्रतिज्ञा के साथ संधि करके भी इंद्र ने वृत्तासुर को संधि की उपेक्षा करके मार डाला था। विपत्ति में पड़कर या दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ित होकर बाद में परिस्थिति अनुकूल होने पर राजा द्वारा पुनः अपने अभ्युदय की इच्छा रख करने तथा निमित्त देश काल तथा बल का उचित अनुमान कर लेने पर विग्रह की नीति अपनाने को भी शुक्र ने उचित माना है। यान। शुक्र नीति में अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए किसी भी शत्रु के नाश के लिए चढ़ाई करने को यान कहा गया। ग्रंथ में यान के 5 भेदों का उल्लेख किया गया है: विग्रहयान, संघायान, संभवयान, प्रसंगयान व उपेक्षायान। अब आसन। शुक्र ने विग्रह नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हुए अवसर की प्रतीक्षा करने को आसन की संज्ञा दी है। शुक्र के अनुसार जहाँ पर पड़े रहने से अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो सके वहाँ पड़े रहने को आसन कहा जाता है। आश्रय। जिसके द्वारा रक्षित होकर दुर्बल भी सबल हो जाए, ऐसे किसी प्रबल राजा का आश्रय लेने को शुक्र नीति में आश्रय कहा गया। दैव्य भाव। सेना को विभाजित करके अलग अलग स्तरों पर विभक्त रखने को शुक्र ने दैव्य भाव कहा। अब है दूत व गुप्तचर व्यवस्था।
शुक्र नीति में दूत व गुप्तचर व्यवस्था के संचालन के संबंध में नियमों का प्रतिपादन किया है। इससे पहले दूत व्यवस्था। शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक 10 प्रकृतियों में दूत का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने कौटिल्य के समान दूतों का वर्गीकरण नहीं किया। शुक्र ने दूत के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की हैं। हृदयगत भावों तथा चेष्टाओं को समझने की क्षमता, अच्छी स्मरण शक्ति, देश काल के अनुरूप कर्तव्यों को जानने की दक्षता, संधि, विग्रह, यान, आसन, धैर्य, इन सबको समझने की सामर्थ्य, वाक चातुर्य, निर्भीकता आदि गुणों से संपन्न व्यक्ति को शुक्र ने दूत के रूप में नियुक्त किया जाना उचित माना। गुप्तचर व्यवस्था। शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख तो किया, किंतु अर्थशास्त्र की भांति गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत व्यवस्थित विवेचन नहीं किया। गुप्तचर के प्रकारों के संबंध में भी शुक्र नीति मौन है। शुक्र नीति ने शत्रु तथा प्रजा के व्यवहार को जानने के लिए कुशलता एवं यथार्थ बातों को सुनकर उन्हें ठीक ठाक बताने की क्षमता अर्थात सत्यभाषी होने को गुप्तचर के लिए आवश्यक योग्यता माना है। गुप्तचर द्वारा कही गई बात को अंतिम सत्य मानने का शुक्र ने निषेध किया है। शुक्र नीति में राजा को निर्देश दिया है कि वह जासूस की प्रकट तक गुप्त रूप से जांच करे अर्थात उसके प्रतिवेदन की यथार्थता का परीक्षण करता रहे। शुक्र ने राजा को यह निर्देश दिया है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे जिनसे गुप्तचर स्वतंत्र और निरापद रूप से कार्य संपन्न कर सके। ग्रंथ में राजा को परामर्श दिया है कि वह मंत्री आदि प्रकृति और अधिकारी पुरुषों से गुप्तचरों की सुरक्षा करे। शुक्र ने गुप्तचर द्वारा असत्य भाषण करने पर उसे दंडित किए जाने का परामर्श दिया है। अब युद्ध के प्रति दृष्टिकोण। शुक्र नीति में बाह्य चुनौतियों से राष्ट्र की रक्षा करने हेतु युद्ध के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया। शुक्र नीति प्राचीन भारतीय ग्रंथों में संभवतः एकमात्र ग्रंथ है जिसमें युद्ध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया। शुक्र नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार परस्पर शत्रुभाव रखते हुए दो व्यक्तियों अस्त्र शस्त्रादि द्वारा जो व्यापार होता है उसे युद्ध कहते हैं। युद्ध के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण करते हुए ग्रंथ में कहा गया है कि युद्ध एक का बहुतों के साथ, बहुतों का बहुतों के साथ, एक का एक के साथ अथवा दो का दो के साथ होता है। शुक्र राष्ट्र के समक्ष आने वाली बाह्य चुनौतियों से उत्पन्न विनाशकारी परिणामों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने युद्ध की विध्वंसकारी प्रवृत्ति को सीमित करने तथा युद्ध को विनियमित करने हेतु युद्ध के नियमों आदि का विस्तृत विवेचन किया। अब इसमें युद्ध प्रवृत्ति का औचित्य। इसी में युद्ध के औचित्य के संबंध में शुक्र ने कौटिल्य व मनु आदि के समान ही मत व्यक्त किया। शुक्र ने युद्ध को पापूर्ण और जघन्य कृत्य नहीं माना, अपितु उल्लेख किया है कि युद्ध में मरने पर क्षत्रियों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शुक्र नीति में युद्ध को क्षत्रिय का अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। क्षत्रिय के लिए सामान्य इच्छा की भांति मृत्यु प्राप्त करने को प्रतिष्ठाहीन मानते हुए क्षत्रिय की ऐसी मृत्यु को अधर्म की संज्ञा दी है। ग्रंथ में युद्ध में पीछे पैर न हटाने वाले तथा लड़ कर मरने वाले क्षत्रियों की प्रशंसा की गई है। शुक्र नीति में पराजित राजा को पुनः अपना अभ्युदय करने के लिए देश काल की परिस्थितियों पर विचार कर शक्ति का संचय कर लेने पर युद्ध करने का निर्देश दिया है। लेकिन यह युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। यदि किसी भी तरह से कोई बात नहीं बन रही है दो राज्यों के मध्य, तो युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए। इसके लिए युद्ध के कुछ नियम हैं शुक्र नीति में, जैसे किसी के ललकारने पर क्षत्रियों को अवश्य युद्ध करना चाहिए। आपातकाल में ब्राह्मण को भी क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए। रथ छोड़कर आ गए तक घर में बैठे क्षत्रियों को नहीं मारना चाहिए। युद्ध धर्म का ध्यान रखने वाले सैनिकों द्वारा अपने से नीचे किसी जगह पर खड़े हुए विपक्षी सैनिकों पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए।
नपुंसक हाथ जोड़े हुए, सिर के बाल बिखरे हुए बैठे हुए, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, ऐसा कहने वाले व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। सोए हुए, लड़ाई के योग्य वेश धारण न किए हुए, नग्न शस्त्ररहित नहीं लड़ते हुए विपक्षी का वध नहीं किया जाना चाहिए। अब विजित राज्य के प्रति व्यवहार। शुक्र ने युद्ध में विजय के पश्चात विजयी राजा को विजित राज्य व उसकी प्रजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही न करने का परामर्श दिया। उन्होंने विजयी राजा को विजित राज्य की प्रजा को प्रसन्न रखने का निर्देश दिया है। शुक्र ने विजयी राजा से अपेक्षा की है कि वह शत्रु को जीतकर योग्यता अनुसार उससे कर ग्रहण करे और परिस्थितियों के अनुसार शत्रु के राज्य के आधे अंश से संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य कर ले। उसके पश्चात शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे तथा अपनी प्रजा की भांति उसका पालन करे। शुक्र ने राजा को यह परामर्श भी दिया है कि वह विजित राज्य में कार्यरत पूर्व मंत्रिमंडल को हटाकर अपने प्रति निष्ठा रखने वाले नवीन मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर दे। शुक्र नीति में राजा को परामर्श दिया गया है कि यदि वह पराजित राजा का राज्य छीन ले तो उसे जागीर आदि जीविका के लिए प्रदान करे। शुक्र ने विजित राजा के पुत्र के लिए आदि तथा स्त्री के लिए चौथा हिस्सा वृत्ति निश्चित करने की अपेक्षा भी की है। शुक्र का मत है कि यदि पराजित राजा का पुत्र सद्गुण संपन्न हो तो उसे राज्य का चतुर्थ अंश वृत्ति के रूप में दे देना चाहिए। उन्होंने विजेता राजा से यह अपेक्षा की है कि विजित राजा के रहन सहन के अनुरूप उसके भरण पोषण के लिए वेतन का भी प्रबंध करे। धन्यवाद।